नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी उपराष्ट्रपति चुनाव की, एसआईआर पर घिरे चुनाव आयोग की, देखेंगे क्यों चुनाव आयोग ने बिहार की पार्टियों को भेजा नोटिस, राष्ट्रपति रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने उठाए क्या सवाल, जानेंगे कैसे पीएम मोदी के पहुंचने से पहले मणिपुर बीजेपी में हुई बगावत, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक ईवीएम वीवीपैट के पारदर्शी मूल्यांकन के लिए तैयार, प्रियंक खरगे ने चुनाव आयोग को फिर लिखा पत्र। राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर धांधली का किया था खुलासा। देश को उनके बोलने का इंतजार, उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच कांग्रेस ने पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की चुप्पी पर उठाए सवाल। 21 जुलाई को अचानक धनखड़ ने दिया था इस्तीफा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का मोदी सरकार पर निशाना, नेपाल के बवाल पर किया सावधान, बोले किसी भी देश में पैदा हो सकती है ये स्थिति। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 314 अंकों के उछाल के साथ 81,101 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 95 अंकों की तेजी के साथ 24,868 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराया गया। संसद भवन में वोटिंग हुई और वोटिंग समाप्त होने के कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू हो गई। तो किसका पक्ष दिखा भारी, देखिए रिपोर्ट। कुछ ही देर में देश को उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, काउंटिंग चल रही है। इंतजार चुनाव नतीजों का है जो कुछ ही देर बाद आने वाले हैं। मुकाबला एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी के बीच है। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई। सबसे पहला वोट पीएम मोदी ने डाला। उसके बाद कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोट डालने पहुंचे। वोटिंग के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ पहुंचे। दोनों संसद भवन में एक दूसरे का हाथ थामे वोट डालने जाते दिखाई दिए। वोटिंग के दौरान इंडिया और एनडीए दोनों ही तरफ से जीत के दावे किए गए। संख्या बल में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन मजबूत स्थिति में दिखाई दिए। वाईएसआर सीपी के 11 सांसदों का भी उन्हें समर्थन मिला है। वैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग के दावे किए गए थे, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई है। कुछ सांसदों के क्रॉस वोटिंग करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन इससे नतीजों पर ज्यादा अंतर पड़ने की कोई संभावना नहीं है। केसीआर की पार्टी बीआरएस और उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। दोनों ही दलों का लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है। अकाली दल बादल और पंजाब से 2 क्षेत्रीय दलों के 2 सांसदों ने भी वोट नहीं डाला। करीब 97% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 और विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे, लेकिन इस बार ये अंतर बेहद कम होना तय है। धनखड़ ने 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देकर अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। वैसे वोटिंग के बाद जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन इस बार जीत के अंतर को लेकर जरूर बीजेपी में चिंता दिखाई दे रही है। तो चुनाव आयोग भी चिंता में दिख रहा है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो सबसे पहले विरोध के सुर पश्चिम बंगाल से सुनाई दिए थे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ बीजेपी को भी घेर लिया था और कहा था कि बिहार सिर्फ बहाना है, बीजेपी के टारगेट पर पश्चिम बंगाल है। बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से बंगाल में एसआईआर की आड़ में एनआरसी शुरू करना चाहती है, लेकिन बंगाल सरकार बीजेपी की मंशा को पूरा नहीं होने देगी। टीएमसी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है, पर चुनाव आयोग ने राज्य में एसआईआर शुरू करा दिया है, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इस बीच उन्होंने चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर दी है। सीएम ममता ने कहा कि एसआईआर में आधार कार्ड के साथ साथ वोटर कार्ड को भी शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा, I think epic card should be included also. सीएम ममता ने आधार कार्ड को दस्तावेज बताया है, जबकि वोटर कार्ड को पहचान प्रमाण पत्र बताया है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड को शामिल करने का मतलब है कि सबके पास आधार कार्ड है और जिनके पास नहीं है वो कर लेंगे, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि वोटर्स एपिक कार्ड को भी शामिल करना चाहिए। सीएम ममता के इस बयान ने चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले ही चुनाव आयोग को बिहार में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विपक्ष ने इस प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेजों में शामिल करने का आदेश दिया और कोर्ट का यह आदेश विपक्ष की जीत के तौर पर देखा गया
और अब सीएम ममता बनर्जी ने भी एसआईआर को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है, जिसके बाद चुनाव आयोग के सामने कई चुनौतियां रहने वाली हैं। अब इस मामले में चुनाव आयोग क्या फैसला करता है, ये देखना होगा। बंगाल में चुनाव आयोग के सामने कई चुनौतियां दिख रही हैं। वहीं बिहार में आयोग की तरफ से पार्टियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कई पार्टियों पर चुनाव आयोग एक्शन लेने जा रहा है। इन पार्टियों ने पिछले 6 साल में किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है, जिसकी वजह से अब इन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। तो इन पार्टियों पर क्या एक्शन ले सकता है चुनाव आयोग, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में निष्क्रिय चल रही 15 रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कस दिया है। इन पार्टियों ने पिछले 6 साल से किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इन पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड पार्टी को कई तरह की सुविधाएं और लाभ मिलते हैं, लेकिन अगर कोई पार्टी लंबे समय तक निष्क्रिय रहती है तो उसकी मान्यता और मिलने वाले लाभ रद्द किए जा सकते हैं। इसी कानून के तहत चुनाव आयोग ने इन दलों पर अब कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इन पार्टियों के नाम हैं भारतीय आवाम एक्टिविस्ट पार्टी, भारतीय जागरण पार्टी, भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी, एकता विकास महासभा पार्टी, गरीब जनता दल सेक्युलर, जय जनता पार्टी, जनता दल हिंदुस्तानी, लोकतांत्रिक जनता पार्टी सेक्युलर, मिथिलांचल विकास मोर्चा, राष्ट्रवादी युवा पार्टी, राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी, राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी, वसुधैव कुटुंबकम पार्टी, वसुंधरा जन विकास दल और यंग इंडिया पार्टी। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने इन सभी पार्टियों को कारण बताओ नोटिस भेजा था और 1 सितंबर को सुनवाई भी की थी। इस सुनवाई में कुछ पार्टियों ने तो अपनी बात रखी, लेकिन ज्यादातर पार्टियां जवाब देने के लिए पहुंची ही नहीं। इसके बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एक रिपोर्ट तैयार कर चुनाव आयोग को भेज दी है। अब चुनाव आयोग इस रिपोर्ट पर फैसला लेगा कि इन पार्टियों को रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों की लिस्ट में रखा जाए या उन्हें इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। सबकी नजरें इस वक्त बिहार पर टिकी हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति रेफरेंस के मामले पर सुनवाई लगातार जारी है। कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने अपनी दलील पेश की। कोर्ट में राज्य सरकार की एक दलील को लेकर अब काफी चर्चा हो रही है। दरअसल कर्नाटक सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम के प्रमुख हैं, जबकि ये दोनों केंद्र सरकार और राज्यों के मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति रेफरेंस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 8वें दिन सुनवाई हुई, जहां कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं। दोनों केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल उठाया गया है कि क्या कोर्ट राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए उन बिलों पर फैसला लेने की समय सीमा तय कर सकता है जो राज्य विधानसभाओं की तरफ से पास किए गए हैं। कर्नाटक सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को बताया कि राज्यपाल की संतुष्टि का मतलब मंत्री परिषद की संतुष्टि है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य सरकार के कुछ बिल रोक लिए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को यह फैसला सुनाया था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इस फैसले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर सलाह मांगी थी। अब कर्नाटक सरकार के इस बयान ने इस मामले को और भी ज्यादा गरमा दिया है। इस दावे से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक शक्तियों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। अब इन सब के बीच देखना ये दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अंतिम फैसला क्या सुनाता है। सरकार के दावे ने नई बहस छेड़ दी है। तो पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले राज्य में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ कई बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की खबर सामने आई है। एक तरफ इस कदम को बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है, तो वहीं इसे कांग्रेस की बढ़ती स्वीकार्यता का असर माना जा रहा है। तो कहां और किन किन बीजेपी नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 3 बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद मणिपुर की राजनीति में हलचल मच गई है। इनमें से वाई सुरचंद्र सिंह और एल राधाकिशोर सिंह पूर्व विधायक हैं। इनके साथ साथ बीजेपी के सीनियर नेता उत्तम कुमार निंगथौजम भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस कदम से राज्य में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने कहा है कि इन तीनों के आने से मणिपुर में पार्टी को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि इन नेताओं ने बीजेपी इसलिए छोड़ी क्योंकि बीजेपी सरकार मणिपुर संकट को सही ढंग से नहीं संभाल पाई। उनका मानना है कि सिर्फ कांग्रेस ही मणिपुर में शांति, स्थिरता और सभी के लिए समान कानून और शासन ला सकती है। आपको बता दें कि वाई सुरचंद्र सिंह 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर काकचिंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं एल राधाकिशोर सिंह ओइनम विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। इन नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यह पूरी घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 सितंबर के मणिपुर दौरे से पहले हुई है, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घटना दिखाती है कि मणिपुर में बीजेपी की पकड़ कमजोर हो रही है।
कांग्रेस का दावा है कि ये नेता अपने साथ राज्य के राजनीतिक और पेशेवर अनुभव को लेकर आए हैं, जिससे पार्टी को राज्य में फायदा होगा। मणिपुर में कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही है तो महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। 2008 के मालेगांव धमाके वाले मामले में भले ही पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर और बाकी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब सभी आरोपियों की मुश्किल बढ़ सकती है। पीड़ित पक्ष ने याचिका दायर कर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। देखिए रिपोर्ट। साल 2008 के मालेगांव धमाका मामले में बरी किए गए सभी 7 आरोपियों की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। इन आरोपियों में पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित भी शामिल हैं। इस मामले में निसार अहमद, सैयद बिलाल और 5 अन्य पीड़ितों ने मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर एनआईए कोर्ट के 31 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि निचली अदालत का फैसला गलत था और इसे रद्द किया जाना चाहिए। दरअसल 31 जुलाई को विशेष एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को ये कहते हुए बरी कर दिया था कि उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा था कि मात्र संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और सभी आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। इस फैसले के बाद बीजेपी ने इसे अपनी जीत बताया था और कहा था कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। हालांकि अब इस नई याचिका ने बीजेपी और सभी बरी हुए आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मामला 2008 का है, जब महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में हुए एक मोटरसाइकिल धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी और 101 लोग घायल हुए थे। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि धमाके में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वो इस मामले में न्याय चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट उनकी याचिका पर विचार करेगा। इस याचिका के बाद अब सबकी निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट पर टिकी है कि क्या कोर्ट एनआईए कोर्ट का फैसला पलटेगा, ये वक्त ही बताएगा। अब सबकी निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं तो नजरें नेपाल पर भी हैं। नेपाल में युवाओं ने ओली सरकार को गद्दी से उतार फेंका, राष्ट्रपति को भी जाना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम में कई लोगों की जान चली गई। जगह जगह से प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। कई मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। इस बीच अंतरिम सरकार बनाने को लेकर भी प्रस्ताव पेश किए गए। तो क्या है नेपाल के मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। नेपाल की सियासत में खलबली मच गई है। देश के युवाओं ने ओली सरकार का तख्ता पलट कर दिया। पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद उन्हें सेना हेलीकॉप्टर से अज्ञात जगह पर ले गए। वैसे उनके देश छोड़कर भागने की भी चर्चा चल रही है। इस बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पहले केपी ओली का इस्तीफा मंजूर किया और उसके बाद अपना भी इस्तीफा दे दिया। आंदोलनकारी सोशल मीडिया के जरिए बालेन शाह को अगला पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, जो मौजूदा वक्त में काठमांडू के मेयर हैं और इस आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि पूर्व पीएम बबुराई भट्टाराई ने भी आंदोलनकारी युवाओं को शामिल करते हुए एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि हालात अब भी सुधरते नहीं दिख रहे। देश के युवा अब भी आक्रोश में हैं। उन्होंने संसद भवन फूंक दिया, राष्ट्रपति भवन, पीएम, गृहमंत्री के निजी आवास में भी तोड़फोड़ की। संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति आवास को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम प्रचंड, शेर बहादुर देवबा और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के निजी आवासों को भी फूंक दिया। पूर्व पीएम शेर बहादुर देवबा को घर में घुसकर पीटा गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वित्त मंत्री विष्णु पोडॉल को काठमांडू में उनके घर के नजदीक दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसके बाद कई नेताओं को देश से निकालने की तैयारी हो रही है। कई चॉपर तैनात किए गए हैं। पहले ही राजधानी काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शटडाउन कर दिया गया। दरअसल बीते दिन से ही नेपाल की सड़कों पर भारी बवाल देखा जा रहा है। ये विरोध शुरू हुआ था सरकार के सोशल मीडिया बैन के फैसले से और धीरे धीरे इसने हिंसक मोड़ ले लिया। अब तक इस प्रदर्शन में 22 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटनाक्रम ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। पिछले 4 साल में भारत के 4 पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हो गया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसकी आंच भारत भी पहुंच सकती है। और बुलेटिन के आगे में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एक और एक कभी 11 भी हुआ करते हैं। नेपाल में लोकतंत्र और सोशल मीडिया ने जमकर सरकार से मुकाबला किया और आखिर वो जीत गए। तो दोनों की ताकत समझने वाले समझते हैं, क्योंकि दोनों ही जनता के सबसे बड़े हथियार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।